अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव जायज विकास मंच के साथ। और इस वक्त हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी स्मारक में हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी विख्यात सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थल है। ये यहीं पास है। ये देखिए, यहाँ इनके नाम से एक बना हुआ है, ये भी आपको हम पढ़ के बता देते हैं। विख्यात सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म यही जायज गांव में हुआ है। इनके पीर सैयद अशरफ जहांगीर थे, जिनका संबंध हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा से था। जायसी हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ तथा प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। अपनी कविताओं का केंद्र बिंदु ईश्वर भक्ति और मानव प्रेम को बनाकर इन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के बीच समानता तथा संकल्प का आदर्श स्थापित किया था। इनकी 3 रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं: पद्मावत, अरावट और आखिरी कलाम। फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। अवधी भाषा में का इनका महाकाल पद्मावत इनकी सर्वोत्तम रचना समझा जाता है। तो देखिए, जो लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी की नगरी में एक एक जो हिंदू मुसलमान की एकता का संदेश दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मतिथि से। शायद वो संदेश आज लोगों को समझ में नहीं आया। आज चुनाव जो है, शायद चुनाव का रुख पूरा बदल दिया जाता है और चुनाव जो है चला जाता है, इस मुद्दों से भटका दिया जाता है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत बुलाया तो हम लोग ने सभी को था, कांग्रेसियों को भी, भाजपा वालों को भी, लेकिन कुछ लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाए। जो आ गए उन्हीं से बातचीत करते हैं, और बाकी जो नहीं आए उनके कैंडिडेट हमारे साथ सब जो आए हुए हैं वो हैं अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी के मनोज श्रीवास्तव जी। मनोज श्रीवास्तव जी दिखा दिए, जो खुद तो चलते हैं साइकिल से, लेकिन इन्होंने अपना एक बहुत बड़ी हिम्मत करी है। जो जहां तिलोई विधानसभा में चुनाव लड़ने की हिम्मत करी है, जहां से एक बड़े बड़े प्रत्याशी जो पैसे वाले और सब लड़ रहे हैं, लेकिन एक इन्होंने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने हिम्मत करी है चुनाव लड़ने की। चलिए मनोज भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी। इस समय 178 तिलोई विधानसभा का मैं मौजूदा प्रत्याशी हूं और जनसंपर्क करके लोगों को आह्वान करता हूं कि हमें एक बार सेवा का अवसर दें, ताकि जितनी भी जन समस्याएं हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उनका मैं निराकरण करा सकूं और आगे मैं एक चीज बताइए मनोज भाई, आपको देखिए जैसा लग रहा है कि यहाँ जो प्रत्याशी है सब फॉर्च्यूनर 10-10 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां, राजा साहब लोग, प्रदीप सिंगर जी कांग्रेस से, सपा से, तो इनके बीच अपने आप को आप जो है कहाँ मानते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जहां तक मेरा मानना है कि जनता जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे मेरा लगाव है, और ये लोग मेरे पास ही आते हैं, इनके पास जब जाते हैं इनको भगा दिया जाता है। हाँ। आप समझ लीजिए कि तिलोई विधायक के पास हमारे जायज के बहुत से लोग गए अपनी समस्या के निराकरण कराने के लिए, और उनको कहा गया भाई अभी है नहीं, बाद में आइए। तो वो लोग निराश होकर हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि भाई हम हर जगह जाते हैं, कोई काम होता नहीं। हमने लिखा पढ़ी करके अधिकारियों तक उनके पास बात पहुंचाई, और इस तरह से हमारे पास सैकड़ों लोग मुक्त भोगी हमारे पास आते हैं। इसलिए हमने निर्णय किया कि एक विधायक पद पर रहकर ही मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। ये मेरा विश्वास है कि मैं इसी उद्देश्य पे काम कर रहा हूँ। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इनको जनता के लोगों ने जो कहा कि काम नहीं होता है, इसी काम की बेस पे। एक मिनट मनोज भाई आपके पास आएंगे। एक चीज आपको बता दें, तिलोई विधानसभा में एक चीज बहुत खबरें चल रही हैं कल से। तिलोई विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जो खबरें चल रही है, उसके लिए जो है सब, मतलब जनता और सब 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 कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या खबर है। जो नईम साहब घोषित प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उनका अचानक से खबर आने लगी कि जो है उनका टिकट कैंसिल हो गया। इस अफवाह में कितनी सच्चाई है या सच खबर है? ये बैठे हैं साकिबुल हसन, समाजवादी पार्टी के और सभासद भी हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। एक चीज बताइए, अभी कल से 2-3 दिन से सोशल मीडिया और पेपर में भी खबर आ गई, और भारत समाचार ने ट्विटर पे दिखाया कि नईम साहब का टिकट कट गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या लगता है आपको, ये क्या है खबर का मतलब? देखिए, ये सब पूरी तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कांग्रेसियों और भाजपाइयों द्वारा। सिर्फ ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनका टिकट कट गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ऑफिस से या प्रदेश कार्यालय से कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि मोहम्मद नईम जी का टिकट यहाँ से कट गया है। तो जब तक वहाँ से आधिकारिक ऐलान नहीं होता है, तब तक हम ये नहीं मानते हैं किसी अखबार को, ना ही किसी को,
तो कि उनका क्या टिकट- होल्ड था? नहीं, अब होल्ड का भी कोई लेटर नहीं आया। तो कि इसमें कोई सच्चाई नहीं नहीं, है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली सरकार समाजवादियों की सरकार है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से मोहम्मद नईम जी भारी मतों से जीत रहे हैं, तो जिताऊ प्रत्याशी का टिकट तो कट ही नहीं सकता। टिकट नहीं कटेगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये गलत है अफवाह टिकट। है। नहीं नहीं, बिल्कुल अफवाह है। अब जब तक लेटर नहीं आए तब तक तो अफवाह है। अगर लेटर आता है, हम लोग देखते हैं, तब तो मानेंगे कि हाँ, अभी तक कोई भी क्या नाम है, समाजवादी के प्रदेश कार्यालय से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इसका असर, जो ये जो खबर अफवाह हो रही है, इसका असर क्या पार्टी कार्यकर्ता और जनता पे पड़ेगा? भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो प्रचार हो रहा है। आज आप ये देख लीजिए कि जो विरोधी हैं वो भी नाम ले रहे हैं कि किसका टिकट कटा, कहेंगे नईम का। चलो, यही बहाने प्रचार हो रहा हमारा। जो लोग नहीं जानते थे उनको, बहुत से लोग ऐसे हैं बताते हैं नईम को भी कोई नहीं जान रहा। नईम को तो अब जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा ना कि कोई नईम लड़ रहा समाजवादी से। तो ये प्रचार हो रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है। चलिए, एक चीज और फिर हम लोग बताएंगे। पहले जो है, इन जनता से भी कुछ पूछ लेते हैं सवाल। ये जो प्रत्याशी इतने लड़ रहे हैं, इनके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या मुद्दे होना चाहिए? जो एक चीज ये बताइए आप, जैसे यहाँ इतने से प्रत्याशी सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी सारे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेन जनता के क्या मुद्दे होना चाहिए? भाई जो पब्लिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है, हाँ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक हॉस्पिटल। हम्म। हम जायज के तो हम जायज को प्रेफरेंस देंगे, हाँ। लोकल से बिलोंग करते हैं। हमारी प्रेफरेंस है एक हॉस्पिटल, हम्म। हमारी प्रेफरेंस है एजुकेशन, हमारी प्रेफरेंस है बस स्टॉप। ये बेसिक फैसिलिटीज हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इस मुद्दे पे हमें इलेक्शन चाहिए, चाहे वो प्रदीप भैया दें, चाहे वो नईम साहब दें, चाहे वो अयाज साहब दें, या डजंट मैटर कि मनोज भैया दें। ये मेन चीज है हमारा। अब जो पार्टी आ रही है वो तो डिपेंड करेगा कि माहौल के ऊपर हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, ये तो हमारा पर्सनल डिमेंशन है। वो हम डिसाइड करेंगे, हम उस टाइम दे देंगे माहौल को देखते हुए। और ये सब जो अफवाहें जो खबर फैलती हैं कि एकदम से अचानक से पता चलता है प्रत्याशी बदल गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अफवाह खबर देखिए, किस कोई पे भी चीजें जब तक ऑन पेपर ना आए हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नहीं मानते आप? जी हाँ, ऑन पेपर एवरीथिंग शुड बी ऑन द पेपर। हाँ। जब तक वो ऑन पेपर नहीं आता है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फेसबुक पर लिखना, ट्विटर पे लिखना, डजंट मैटर। हाँ। तो देखिए, एक जनता की तरफ से सवाल कि एक जब तक कोई जो है ऑफिशियल लेटर या पेपर नहीं आता, जब तक जनता भी नहीं मानती है, वो भी इंतजार कर रही, जैसा खबर आ रही। ये सच्चाई। चलिए, एक मिनट, मनोज भैया से एक बात और पूछते हैं। मनोज भैया, आपको क्या लगता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी की जी, आप प्रत्याशी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो एक चीज ये बताइए, आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों चुनेगी, किस वजह से चुनेगी, आप बताएंगे इसको? देखिए पत्रकार महोदय, मैं पिछले 2 वर्षों से जनता के बीच में हूँ और प्रतिदिन संपर्क करके लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। तो जनता का यही कहना है कि आप हमारी समस्या को आगे बढ़ाइए और उसका समाधान कराइए। जैसा कि अभी भाई साहब जो बैठे थे उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, लेकिन डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। अभी आपने मुद्दा उठाया था कि ये महिला अस्पताल में डिलीवरी रास्ते में हो गई थी, आपने मुद्दा उठाया था। तो 2 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक जो है कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि तत्काल इस पर काम होना चाहिए। तो मैं इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता मुझको पूरा समर्थन कर रही है। मैं स्थानीय मुद्दे जैसे चिकित्सा है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, इस संबंध में मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता मेरा जो है पूरा समर्थन कर रही है। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता समर्थन मिल रहा है जी, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और प्रतिदिन हमको नए लोग भी जुड़ रहे हैं। जो पुराने हमारे समर्थक है तो हैं ही, नए लोग भी जुड़ रहे हैं और मुझे आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे आइए, मैं पूरा सहयोग करूंगा और पूरी हर तरह से मेरे साथ हैं। जी। चलिए, एक मिनट, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब्बू कुरैशी जी, सभासद हैं। टिकट वाले में नहीं बात करेंगे, आपकी एक राय लेना चाहेंगे। टिकट से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। टिकट के संबंध में हम टिकट के संबंध, पार्टियों को नहीं ना, हमें उससे मतलब नहीं नहीं नहीं, उसके संबंध में नहीं, आपकी तो अपनी राय ले रहे हैं हम, आपके टिकट की राय नहीं ले रहे। ये चीज, एक चीज बताइए, आप जैसा देख रहे हैं तिलोई विधानसभा में, जी। तो आपको क्या लग रहा है, कौन अच्छी सरकार, कौन अच्छे मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, कौन अच्छी सरकार दे सकता है, कौन अच्छा विधायक बन सकता है, या किस पार्टी का? अरे, अभी लड़ाई तो खाली बीजेपी और सपा की चल रही है। अब देखिए कौन मतलब जीतता है, वो बात अलग है।
और कांग्रेस? कांग्रेस तो जो एक सीट यहाँ तो खैर बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और जगह कहाँ कांग्रेस है कहाँ। नहीं, तिलोई विधानसभा की बात करिए। तिलोई विधानसभा में त्रिकोणीय टक्कर है, अगर मतलब उन तीन तीन त्रिकोणीय इससे कम मतलब नहीं भाजपा, है। सपा, कांग्रेस। हम्म। एक हमारे साथ प्रत्याशी है मनोज भैया, इनके बारे में क्या ख्याल है? अरे मनोज भाई पत्रकार हैं और अच्छे, श्रीवास्तव जी अच्छे मतलब एक नागरिक हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। अब वो बात है धन अभाव के कारण जो है, अब आजकल जानते हो कि धन बल हर चीज चाहिए, अब वो उनके बेचारे के पास नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। बकिया आदमी अच्छे हैं, हमारे नगर के हैं और 2500-3000 साल से लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। आदमी अच्छे हैं, नगर से हैं, लेकिन एक चीज है कि धन बल वो सब नहीं है। अब हाँ उनका बात चल आजकल जैसा माहौल चल रहा है ऐसा बता रहे, लेकिन किस्मत कब किसकी खुल जाए ये बताया नहीं जा सकता। एक विधायक बिहार के हैं महबूब आलम जी, जो 4 बार विधायक रहे और जो छप्पर में सोते हैं लेकिन विधायक बन रहे हैं, वो ईमानदार विधायक हैं। तो शायद हो सकता है कि मनोज भाई लेबर दल बहादुर क्या थे, दल बहादुर कुछ थे, लेबर एक चीज बताइए, किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? जैसा लग रहा है चुनाव विकास के मुद्दे पे होना चाहिए कि ये जैसा लड़ा जा विकास रहा के है मुद्दे, हिंदू मुसलमान नहीं विकास के मुद्दे पे होना तो चाहिए। जनता आपकी इस बहकावे में आएगी कि नहीं? जनता बहकावे में नहीं आएगी, पढ़ी लिखी जनता तो कतई नहीं आएगी। अब विकास के मुद्दे पे आएगी और वही होने चाहिए। राजनीति अलग है, धार्मिक वो मैटर अलग है, लेकिन अब ये तो खासतौर से बीजेपी ये अपना मतलब वो उल्लू सही सीधा करने के लिए उल्टा सीधा ही यही सब अफवाह फैलाती है। एक मिनट, हमारे साथ बैठे हैं सादिक मेहंदी जी, सभासद हैं पुराने। अब पहले इनसे भी राय लेते, फिर मनोज भाई के पास आते हैं हम लोग। सादिक भाई, सबसे पहले आप भी बहुत समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, सही है ना हमारा? सबसे पहले हम फिर आपसे एक बार सवाल करेंगे, जो इतना ये अफवाह फैलाई गई समाजवादी कैंडिडेट के लिए, नईम साहब के लिए, तो इससे क्या चुनाव पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? सर प्रथम तो आपको मैं बता दूं कि जो ताकतवर होता है उसी का विरोध होता है, और इसी का प्रमाण है, स्वाभाविक बात है कि 6 माह से जो लोग क्षेत्र में टिकट के लिए लगे रहे उनको टिकट ना मिला और दूसरा कोई आए और बास की तरह टिकट लेके और चला जाए तो उनको कष्ट पहुंचेगा। वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, 8 तारीख तक वो करेंगे और इसी तरह ये अफवाह फैलाते रहेंगे। आज के दिन तक ऑफिस से इस संबंध में कोई लेटर जारी नहीं हुआ प्रदेश मुख्यालय से, तो ये निराधार है, सिर्फ अफवाहें हैं। तो इससे कोई असर नहीं होना, असर क्या होगा? इससे और कद बढ़ रहा है, और इससे कद बढ़ रहा है कि विरोधी जो है उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने से ही कद बढ़ता है, जितना विरोध होगा उतना उनका कद बढ़ेगा, और इससे मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के पास प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। इससे मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है। इससे मजबूत अब तो जो 18 प्रत्याशियों ने जो मेहनत करी थी रात दिन, तो क्या वो मजबूत नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से 100 बहुत मजबूत थे। उनको अगर टिकट मिल गया होता तो मजबूती। अब 2 तरह का मामला हो गया, अगर इनका टिकट कटता है तो जो इनके समर्थक है वो नाराज होंगे। साउथ भाई का फाइनल हो के नहीं कटा है, वो लाइन में लगे थे। अब इसमें से इनका फाइनल है, अगर अब कटता है तो समाजवादी को नुकसान होगा। एक बड़ी बात कह दी है, एक इनके मुंह से या निकल गई है या इन्होंने एक बड़ी बात कह दी, अगर कटता है टिकट, अगर कटता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं यानी थोड़ा बहुत 19-20 कहीं दिल में शायद जो है वो नजर आए कि मतलब अगर कटता है तो क्या मतलब? अगर आप जैसा बता रहे हैं, नहीं, हम तो नहीं बता रहे। अरे आपका देखिए ना, अरे दैनिक जागरण लिख रहा है और उसके बाद उसका एंड देखिए क्या लिखता है। एंड लिखा है ये प्रदेश से कोई इसकी पुष्टि नहीं है, हेडिंग क्या लिखता है, अमेठी क्षेत्र में प्रत्याशी बदल दिए गए, अमेठी क्षेत्र में तिलोई और जगदीशपुर के प्रत्याशी बदल दिए गए।
और लास्ट में आप ये भी लिख देते हैं कि प्रदेश कार्यालय से कोई इसकी मलिक पुष्टि मोहम्मद नहीं इस्मारक। हुई। तो यही सब प्रमाण है, आ जाओ आ जाओ। ये रूमर फैलाने का प्रमाण है भाई साहब, और कुछ नहीं है। तो देखिए, अगर मगर में टिका हुआ है, कुछ लोगों के दिलों में शायद अभी भी कुछ बाकी है। मनोज भैया, अगर जनता आपको मौका दे, जी अगर जनता आपको मौका दे, जैसा माहौल चारों तरफ से बन रहा है, जी। तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, जनता मुझको पूरा मौका दे रही है और देख रही है, सब जो घमासान ये चल रहा है, सब जनता देख रही है और समझ रही है। सभी पार्टियों में जिस तरह से जो खींचातान मची हुई है, सब जनता देख रही है, वो समझ रही है। टिकाऊ जो यहाँ का स्थानीय रहने वाला हो, उसको मौका मिलना चाहिए। तो जनता मुझको जो हक में पसंद कर रही है, वो चाहती है कि हम आगे बढ़े और लोगों का काम करें। तो जी, तो जनता का पूरा समर्थन मुझको प्राप्त है। जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। एक मिनट, जनता से भी कुछ सवाल करना जरूरी है। लक्ष्य भाई आज गए, एक मिनट हम एक सेकेंड, एक आइए 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 आइए। एक चीज बताइए, अभी आए हुए हैं, जैसा एक चीज आप ये बताइए, जैसा अभी देखा गया नईम साहब के बारे में अफवाह उड़ी थी कि उनका टिकट कट गया और भी चीजें मसले, तो क्या समाजवादी पे इससे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? असर पड़ेगा ही। पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा। आप बार बार कैंडिडेट बदल रहे हैं। 10 साल से सऊद जी मेहनत कर रहे थे, उनको पत्ता काट दिया गया। उसके बाद नईम आए, तो एक मरतबे आदमी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन मामला ठीक हो गया, इसलिए कि नेता ठीक था, मजबूत नेता था। अगर हल्का नेता होता तो उड़ जाता। तो ठीक हो गया अब, लेकिन फिर ये भी चला जाए और फिर उसके बाद कोई आता है, पता नहीं कौन आएगा, मजबूत आएगा, हल्का आएगा, तो आदमी डिस्टर्ब तो होगा ही। अच्छा, ये तीनों में आपको क्या लगता है, चारों जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं अभी इस वक्त, क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? जैसा अभी मुद्दे भी घुमाए भी जा रहे हैं, विकास का मुद्दा हो कि हिंदू मुसलमान का कर जाएंगे, ये क्या? देखिए, मुद्दा तो विकास होना ही चाहिए। हिंदू मुसलमान जो कर रहा है, वो जाहिल है। वो जाहिल ही धर्म की राजनीति सिर्फ जाहिलियत का वो है निशान, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप सत्ता पा सकते हैं धर्म के लिए, धर्म के नाम पे, लेकिन प्रदीप सिंघल को कहा जा रहा है कि लोकल के हैं, प्रत्याशी हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्या? हाँ, लोकल के हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, फाइट करेंगे। तो आपको क्या लगता है तीनों कौन है? त्रिकोणीय जैसा त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, त्रिकोणीय है। राजा साहब एक नंबर पे है ही हैं। तो क्या विकास का मुद्दा रहेगा? विकास करेंगे, जैसे विकास का मुद्दा ही होना चाहिए, लेकिन जब हो पाए तब ना, हो पाए तब, यही हाँ, विकास का तो मुद्दा होना चाहिए। जनता चाहती है, हम जायज से हैं, तो हम जायज के ही बारे में बात करेंगे। पूरे देश के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम जायज के बारे में बात करेंगे। और जायज में विकास के नाम पे क्या है आपके पास? एक सरकारी अस्पताल जो कि SCHC भी नहीं है, SSC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PSC, हाँ, CHC नहीं है। इससे बेहतर आपको फुर्सतगंज में मिल जाएगा, जायज से छोटा कस्बा है। नसीराबाद में इससे बेहतर मिल जाएगा, जायज से छोटा कस्बा है। लेकिन अब जायज के साथ क्या दुर्भाग्य है, क्यों नहीं देते हैं? नहीं दिया उन्होंने। तो क्या जनता चुनाव में ये सब चीज नहीं देखती है क्या? वोट देने चली जलती है, भेड़ की तरीके वोट दी आती है, बस यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यही होता है। वोट जो पड़ता है भेड़ की तरह ही पड़ता है। अगर विकास के नाम पे पड़े तो विकास होता, विकास के नाम पे पड़े तो विकास होता। चलिए एक बार फिर इन्हीं लोगों के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे मेहमान। बेटा एक बार फिर देते। सादिक भाई, ये बताइए, समाजवादी पार्टी की अगर सत्ता में आती है तो आपको क्या लगता है तब जायज का विकास हो पाएगा? बहुत दिन हो गए, यहाँ विकास एक शब्द रह गया है जायज में। हाँ, सही है। कहने को सब कहते हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे, ऐसा हुआ नहीं। और ना ही हमें, हमारे जायज को एक अदद कोई ऐसा नेता मिला। संजोग रहा कि 15 साल
हमारे यहाँ नगर अध्यक्ष नगर पालिका का वो एससी रहा, एक पैसा उसने इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। और नहीं, कभी उनका डिबेट लीजिएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर आपने कुछ ध्यान दिया है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, तो उसका लेटर भी दिया होगा कहीं ना कहीं। भाई सरकार से डिमांड लेटर तो जरूर करा होगा, तो उसको उनसे देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाली अध्यक्ष जो है वो राजविष से कितना आया, 13वें 14वें 15वें वित्त से कितना आ गया, प्रोत्साहन निधि से कितना आ गया, जितनी निधि हैं उसी पे वो आश्रित रहता है। मेरा क्या होगा, जायज का विकास के बारे में नहीं सोचा किसी ने। अपना विकास कैसे हो, जायज के विकास में अगर किसी ने सोचा तो आज से 25 साल पहले माननीय शिवप्रसाद जी गृह राज्य मंत्री रहे, आपके जायज में काम हुआ। 87 में शिक्षा मंत्री रहे, आपको जीआईसी स्कूल मिला। तो 19 जायज में वो रहते नहीं थे, लेकिन क्या जायज के हैं तो वो उस मोहब्बत में जायज में उन्होंने विकास किया। बाकी उसके पहले वसीम नकवी साहब को तो हमने देखा नहीं, लेकिन उसके पहले पानी, बिजली, सड़कें जो भी दिया वो बुजुर्गों से यही सुनते हैं कि वसीम नकवी साहब की देन है। और तो हम नहीं समझते हैं कि यहाँ विकास शब्द बोले। अगर समाजवादी पार्टी आती है, हमने ये पूछा समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश और रहेगी हम लोगों की, लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हॉस्पिटल पहला काम यहाँ हॉस्पिटल को पीएससी करवाना, ये हम लोगों का, अरे सीएससी कराना। 1 मिनट, एक सवाल है पूछ रहे हैं, बता दिए। जिसे चाचा बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी आएगी, अच्छी बात है, मैं भी तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आई थिंक राजा साहब भी समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं विधायक। यहाँ कुछ क्यों नहीं हुआ? सरकार नहीं थी ना, जब आते हैं विधायक तो सरकार नहीं रही। तो अभी हम ये मतलब श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि हाँ सपा की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में आ रही है, ये हम तो श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। देखिए 300 सही बात तो ये है कि सरकार अब की फुल बहुमत से आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता चारों तरफ चिल्ला रही है कि आने वाला मुख्यमंत्री सिर्फ अगर कोई है तो वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी है। दूसरी चीज कि जब तक देखिए विकास होगा कैसे, विधायक यहाँ जो बनता है मुख्यमंत्री दूसरा होता है पार्टी का। तो जब तक आपकी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बार बार कि अब की आप लोग समाजवादी के कैंडिडेट को देखिए। सरकार या तो भाजपा की आ सकती है और या सिर्फ सपा की, तीसरी कोई है? तो जनादेश किसका है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, आप ही बताइए ना किसका है जनादेश, किसका है उत्तर प्रदेश? नहीं बताइए, आप बताइए। सपा है ना? हाँ। तो सपा का अगर आप विधायक चुनेंगे तो बाकी काम होगा कि नहीं? इंटरनली देखा है तो हम खुद चाहते हैं कि हाँ भाई स्टेट में सपा आए। और ये कहा जा रहा है प्रदीप सिंघल लोकल के हैं और 20 साल से सेवा कर रहे हैं, इसका क्या असर? हम स्टेट की बात करें अभी, तिलोई की बात। देखिए हम यहाँ पे स्टेट वाली बात चली, स्टेट में तो हम भी चाहते सपा आए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की, सबसे बेहद जरूरत है। और जैसे चाचा ने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे अगर समझदार होंगे तो वोट सही देंगे। तो मैं भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ और हाई लेवल लोगों के साथ बैठना उठना है भाई। उनकी जो मेंटालिटी है, जहाँ इलेक्शन वाली, जहाँ वोटिंग वाली बात आती है ना, तो दे आर शोइंग देयर संगी माइंड। ठीक है ना, वो अपना ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात कहीं ना जाए कि पढ़ा लिखा भी समाज, पढ़ा लिखा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर देता है वोटिंग के टाइम में। वोटिंग के टाइम में गलती, हाँ बहुत करता है और जानबूझ कर करता है। बाकी इसको मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। जनता और लोग खड़े हैं, इनसे भी बयान, इनसे पूछना चाहिए। कौन? जी, क्या नाम है भाई साहब? वाजिद अहमद नाम है मेरा। वाजिद भाई, जैसा देख रहे हैं चारों पार्टियां, पांचों, अब इनको भी आप भूलिए नहीं, मनोज भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी से। सपा, बसपा, कांग्रेस, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, हाँ। मैं तो हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ जी। तो अभी कुछ काम से आया हुआ था यहाँ पे, लेकिन देखते हुए ये लगता है मुझे यहाँ पे कि सपा को, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वजह क्या है? वजह विकास हमारा जायज का हो ही नहीं पा रहा है जरा भी। अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है चारों तरफ,
स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे कि भाईजान ने बोला कि इन सब बेसिक चीजों की जरूरत हमें यहाँ पे है, तो एक्चुअली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़े लिखे लोग, बताओ अपना स्टेट चुनाव को डाइवर्ट कर दिया जाता है। चुनाव जब आता है तो फिर हिंदू मुसलमान पे होने लगता है, बढ़ जाते हैं। मुस्लिम कहीं वोट कर रहा है, हिंदू कहीं वोट कर रहा है, ये सब विकास का मुद्दा एकदम किनारे हो जाता है। इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, ये बात तो सही है, हम बढ़ जाते हैं। अभी जैसे कि सपा से हो गया, कांग्रेस से हो गया, कुछ लोग ऐसे हम हैं कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं और सपा को भी करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, लालू साहब को, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, यहाँ से उनके सपोर्टर भी, भाजपा वाले भी बहुत हैं और हर मुस्लिम में हमने देखा है स्वागत कर रहे थे उनका भी, हार माला पहनाया के नाम के टाइम। वो उनके भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम सपोर्टर भी है। आपका क्या कहना है, जिससे भाजपा को मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं सबको? भाई एक बात अभी ने जो इन्होंने कही कि हम सपा को करते हैं सपोर्ट, कांग्रेस को करते हैं और भाजपा का फायदा होगा, ये ऐसी धार्मिक बातें आ गई वो। हाँ, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है। नहीं, सैकड़ों हजारों की तादाद में मुसलमान भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, और भाजपा के साथ अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो तिलोई विधानसभा में राजा मेनकेश्वर शरण सिंह एक ऐसी हस्ती हैं कि वो किसी भी पार्टी में रहें, उनके साथ जो आदमी लगे हुए वो लगे रहेंगे, वो चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में, चाहे कांग्रेस में। तो धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये राजनीतिक है। और कितना विकास किया उन्होंने इतने साल से विधायक? राजनीति में जब बाप बेटे का नहीं होता और बेटे बाप का नहीं होता तो धर्म का कहाँ से हो जाएगा? अब एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि राजनीति में जब बाप बेटे का नहीं होता तो धर्म का कहाँ से हो जाएगा? हाँ, तो धर्म का एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए धर्म का खेल खेला जाता है। और अगर धर्म का खेल यहाँ पे भी उसी तरह खेला गया तो जो हाल अरब कंट्रियों का हुआ है, उन्होंने धर्म का खेल खूब खेला, बड़े मुल्कों ने उनके यहाँ खेला, और उनके पास खजाने, पेट्रोल वगैरह सारे खजाने होते हुए भिखारियों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए कि दूसरे के गुलाम हो गए वो। और अगर यहाँ पे धर्म का खेल रहा तो वही कंडीशन होगी। हो सकता है आपने 2-4 लाख लोगों को मरवा ले, वो एक अलग मैटर है। धर्म के नाम पे कत्ल गारत होता है, सब जगह होता है, यहाँ पे भी हो, कर लेंगे अगर करेंगे तो, लेकिन वो गलत है। सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप अपने देश का भला सोचे, राजनीति करिए, देश हाँ, का भला देश का सोचिए, भला धर्म के सोचिए। नाम पे हाँ, नहीं, धर्म जाति के कुछ नाम पे धर्म आपका है तो आप अपने घर में अपना धर्म का काम करिए भाई, उससे जंग थोड़े लड़ी जाती है धर्म से। धर्म के नाम से जंग होता ही नहीं है। और हाँ, ये भी रुक जाइए एक मिनट। अभी यहाँ पे विकास की बातें चल रही थी, तो मैं अपने तिलोई विधानसभा के, चूंकि त्रिकोणीय इलेक्शन हो रहा है, जैसा हम यहाँ देखा जा रहा है, लोगों से सुना भी जा रहा है, त्रिकोणीय इलेक्शन हो रहा है, और जिसमें राजा मेनकेश्वर शरण सिंह एक नंबर पे, नईम भाई दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पर प्रदीप सिंघल का नाम लोगों से में बड़े जोरों शोरों से लिया जा रहा है। तो इन तीनों से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक को भूल गए आप, भले मनोज भाई बैठे हैं अखिल भारतीय जनसत्ता हाँ, पार्टी हाँ, की, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं मेहनत कर रहे ऐसा हैं। नहीं है, बिहार में महबूब आलम जी विधायक बन चुके हैं, अगर जनता का मिजाज पलटेगा तो इनकी भी किस्मत पलट जाएगी। हाँ, नहीं वो तो खैर देखिए, जनता जनार्दन कब पलट हाँ, जाएगी जनता तो देखा नहीं जनता गया। कब किसके लिए जनता क्या ने कर- इंदिरा गांधी को भी हरा दिया भाजपा था। कभी 3 सीट जीती थी, आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कभी 3 सीट पे थी, आज सबसे बड़ी पार्टी हो, तो जनता का रुख है कब क्या किसके साथ कर दे। तो ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं 1 नंबर पे हो जाए, कल हो सकता है कि आने। अपनी बात बताइए, क्या कह रहे थे? सभी जो प्रत्याशी हैं उनसे निवेदन करता हूँ, 1.25 लाख की आबादी जायज है, और आप लोगों को सबको यहाँ से वोट लेना है जायज से। हमारे ख्याल से आपकी तिलोई विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा होगा। इस कस्बे को आप क्या देंगे? क्या आप हमें शिक्षा के लिए स्कूल, यहाँ जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट जाने दीजिए, प्राइवेट जाने दीजिए, आप अमीरों को जिसमें पढ़ेंगे बच्चे उसको जाने दीजिए, उनके पास पैसे है वो भेज लेंगे कहीं लाइब्रेरी गौरीगंज पर भेज के पढ़वा लेंगे। लेकिन जो गरीबों के लड़के पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में या इलाज के लिए यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है, क्या उसकी कुछ दशा सुधार सकते हैं?
अगर सुधार दें तो बेहतर होगा, बाकी तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, हमेशा से झेलते रहेंगे। जैसा जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे अब हमेशा से। हाँ, अपनी दम पे जीते रहेंगे और क्या भाई, जब सरकारी कुछ नहीं मिलेगा अगर योगदान, तो जैसे चल रहा चलता रहेगा। चलें, और लोग खड़े हैं, कुछ बात पूछ लें तो कौन कौन बोलेगा भाई? कौन बोल रहा है? आइए, फिर से आ जाते हैं। हटो हटो, बैठने दो। एक मिनट, फिर से आ जाते हैं साकिबुल हसन के पास। साकिब, ये बताइए, कहा जा रहा है ये प्रत्याशी बाहर के हैं जो सपा से आए। आप बैठे हैं तो हम आपके बारे में ही पूछेंगे। सपा से आए हैं, ये प्रत्याशी बाहर के हैं, इनके पास मिलने हमें जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। और राजा साहब भी जो है ना, वो भी जो है यहाँ से दूर के हैं। और प्रदीप सिंघल को कहा जा रहा है स्थानीय कैंडिडेट बहुत दिनों के बाद मिला है, तो क्या उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और नईम साहब को इसका असर पड़ेगा इस चीज? देखिए, सबसे पहले तो एक बात सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि स्थानीय तो हमारे ये भी हैं। स्थानीय मनोज भाई, हम स्थानीय इनका ये भी भी नाम हैं। ले आपने प्रदीप का नाम लिया, इनका नाम नहीं लिया। स्थानीय है, कैंडिडेट तो ये भी है ना। कई बार बोल चुके नहीं, अभी जो आपने हमसे हाँ। सवाल किया, आपने स्थानीय में इनका नाम नहीं लिया। हाँ, ठीक। हम इनका दूसरी भी बात, बहुत बार नाम ले चुके। दूसरी बात, परसों आपने देखा होगा जैस विकास मंच पे आपके चला भी है, एक एक्सीडेंट हुआ था जैस में। एक नायाब उर्फ राजू नाम का लड़का, बेचारा, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। नॉमिनेशन दोनों कैंडिडेट गए थे करने, कांग्रेस के भी और सपा के भी। पहुंचा कौन पहले? पहले पहुंचा कौन मौके पर? नहीं, आप बताइए। हम एक चीज आपको बता दें, उनकी मदद जो है पहले भी प्रदीप सिंघल ने जाकर, जब पहला लड़का डायरिया से मरा था तो उस वक्त गए थे घर पे, हम लोग थे वहाँ पास। देखिए, मैंने ये तो कहा नहीं कि प्रदीप सिंघल मदद नहीं कर। देखिए, चुनाव जब आदमी लड़ता है तो बिल्कुल मदद करता है। मैंने अभी तक प्रदीप सिंघल की और ना ही किसी पार्टी की बुराई नहीं की। मैं सिर्फ अपनी अच्छाई गिनाऊंगा, किसी की बुराई नहीं बताऊंगा। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने भरपूर मदद की। कोतवाली जाकर उन्होंने मुकदमा लिखाया बैठकर। जब एफआईआर कॉपी मिल गई, उनके घर वालों को एफआईआर कॉपी उन्होंने दे दी, तब वहां से गए, 4 घंटे मौजूद थे। अब आप बताइए कि लोकल का कोई नहीं दिख रहा है, आप उनको बाहरी बता रहे हैं, वो सबसे पहले जैस में आ रहा है। तो जनता सब समझ रही है, लोकल बाहरी से कोई मतलब नहीं है। चलिए, कांग्रेस वाले थे नहीं तो इसके वही जवाब देते। हमने बुलाया था, वो लोग आए नहीं। ये और पहले जनता से भी सवाल कर लें। वैसे भैया बताओ क्या नाम, पहले कैमरे दर्शक को बताओ। इमरान खान जैसी। इमरान खान जैसी जी। ये बताइए, जैसा अभी लग रहा है चुनाव में, ये नईम साहब के बारे में इतनी खबरें अफवाह उड़ी थी, इसका क्या असर पड़ेगा उनके चुनाव पे? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं, किसी पे, जनता पे, और उसका कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे होना चाहिए यहाँ से? अरे मेन तो यही होगा, जैसे अपना इंटर कॉलेज होगी, हाँ, और रोड वगैरह है, पानी की व्यवस्था है, तो बस ये सब कौन कर सकता है? यहाँ पे तो हकीकत विकास ना कोई कर सकता, ना हो पाएगा। ठीक है, हो नहीं पाएगा। बाकी चुनाव की बातें हैं, ये 4 दिन चलती है, हो नहीं पाएगा कुछ, चाहे कोई भी आए। कोई भी आए। तो सपोर्ट किसको करोगे? सपोर्ट तो देखेंगे भी, माहौल जैसा होगा। अब जिसके तरफ पल्ला भारी है उधर कर देंगे अपना, जिसकी तरफ भारी। अच्छा, ये प्रदीप सिंघल कहते हैं स्थानीय है कांग्रेस के जो हैं कैंडिडेट, और स्थानीय तो हमारे नदीम अशरफ जैसी साहब भी तो थे। और ये स्थानीय जो है मनोज श्रीवास्तव जी, इनके बारे में उनका भी स्वागत है, इनका भी स्वागत है, मगर देखा जाएगा, अभी टाइम काफी है। अब जैसा भी माहौल बनेगा देखा जाएगा कि जनता के क्या रुझान है, क्या मूडे हैं। क्या नाम है पहले? हमारा नाम मोहम्मद कमाल मुस्तफा उर्फ जहांपना जैसी है। ऊपर जाओ।
आपको क्या लगता है, आप बताओ। किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं आप? ये जो अभी जो चुनाव चल रहा है 2022 का, इसमें आपको क्या लगता है, आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? देखिए, शुरू से जो भी पत्रकार ने हमारा बयान लिया, जैसे कि हमारे माननीय सभासद साकिब साहब ने आपको बताया, तो ये पूरी एक टीम है हमारी। और जो अभी यहाँ पर आपने जैसा कि कहा कि हमने कांग्रेस को बुलाया था, कांग्रेस नहीं आई, भाजपा को भी बुलाया था। भाजपा को भी बुलाया था, वो भी नहीं आई। तो उनके ना वो ये हमारे सभासद ने जैसा आपको बयान दिया कि भागने वाले लोग हैं, ये एकदम सही बयान है। और पहली चीज हम ये बता दें कि इन सब अफवाह चल रही है, जो हमारा प्रत्याशी इस वक्त सपा का यहाँ से है, वो लीड कर रहा है और उसके ऊपर कोई असर वसर पड़ने वाला नहीं है, किसी तरीके की कोई अफवाह चले। और जहां तक बात आई टिकट की कि उसका टिकट कट जाएगा, और टिकट कट गया है, टिकट होल्ड पे चला गया है। देखिए, जब कार्यालय के बाहर इतना ज्यादा शोर मचेगा तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ अध्यक्ष जी उस पर एक्शन लेंगे। टिकट होल्ड पर गया था, लेकिन टिकट उनका कटा नहीं है। और जायस में जो है ये अफवाह चल रही है कि उनका टिकट कट गया है, और वो पूरी तरीके से तिलोई विधानसभा से लीड कर रहे हैं, हमारे जायस से लीड कर रहे हैं। और हम सभी लोग उनके सपोर्ट में हैं और उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को जिताएंगे। क्यों? इसलिए कि पहले कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो हम नहीं जानते। अगर कांग्रेस ने पहले कुछ किया तो हमसे लिया तो किया, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन वो पब्लिक में बताने वाली चीजें नहीं है। चलिए ठीक, हम फिर जाएंगे मनोज भाई के पास। हटे भाई साहब, मनोज भाई जो है हमारे सबसे प्रत्याशी हैं, मनोज भैया, अखिल भाई। मनोज भैया, जैसा आप देख रहे हैं जी सब लोग के अपने अपने मुद्दे हैं, जैसा लड़ रहे हैं लोग, आप क्या चाहते हैं? जनता आपको किस, ऐसा कोई चीज है आपके पास जिससे जनता को लगे कि हम ये में मनोज भैया को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, मैं सभी महानुभाव लोगों की हमने बातें सुनी, सबका पक्ष हमने सुना, सबकी बातें अपनी जगह सही है, क्योंकि सब अलग अलग पार्टी के जो है माननीय पदाधिकारीगण हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं जनता से सीधे जुड़ा हुआ हूं और जनता के कहने पर ही मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ तिलोरी विधानसभा में। अभी चूंकि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा कोई पुराना इसका अनुभव नहीं है कि मैं कैसे लोगों को मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं विश्वास ही दिला सकता हूँ कि एक बार हमको एक बार चुनिए, मौका दीजिए, विधानसभा में पहुंचाइए तिलोरी विधानसभा से। तो मैं जायज को मैं पहले प्राथमिकता देता हूँ, तिलोरी विधानसभा जायज को मैं पहली प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि जायज का मूल निवासी हूँ। बचपन से ही मैं यहाँ पे हर तरह की समस्याओं से मैं जो है जूझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, हर तरह की समस्याएं रहती हैं। तो मैं इस बातों को मैं देख रहा हूँ, तो इसी बेसिस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि जनता मुझको वोट देगी, पूरा समर्थन करेगी और मुझे विधायक बनाकर चुनकर भेजेगी, ये मेरा मानना है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मनोज भैया, एक मिनट आप पूछिए, पहले बोल दीजिए, इधर आके पूछिए, इधर आइए लगते भाई, इधर आइए, सवाल इधर से करिए, इधर से आइए लगते भाई, इधर से सवाल करिए। देखिए, एक मिनट, जनता सवाल करना चाहती है आपसे, एक मिनट जवाब दिए। क्या कहना चाहते हैं? हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला। आप प्रत्याशी हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप विधायक बने। आप जायज से हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जायज के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, कुछ आपको कमी दिखती है जायज में कि ये चीज नहीं है? कमी बहुत है, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक मैं लोगों से मिलता हूँ, बहुत कमी है। तो मेन सुविधा समस्या यहाँ की स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जैसे भाई आपने बात की कि यहाँ पर सीएससी होनी चाहिए, मूलभूत जो है सुविधाएं स्वास्थ्य की नहीं है। नंबर 1 हमारा फोकस स्वास्थ्य पर होगा, नंबर 2 फोकस जो है स्वास्थ्य का शिक्षा पर होगा, और तीसरा रोजगार। इन 3 चीजों पर मैं ध्यान रखते हुए यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन बातों को ध्यान रखकर मैं करूंगा। जायज के लिए मैं पहले ये काम करूंगा, बाकी बातें बाद में होंगी, और काम बाद में होंगे। क्या लगता है आपको, सहमत है इनकी बात? नहीं, अब तो आएंगे, विधायक बनेंगे तो पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको क्या ये एहसास नहीं होता है कि यहाँ पे एक बस अड्डा बनना चाहिए, सरकारी बस अड्डा, रोडवेज? जी, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मैं 3 बातें जो मैंने आपसे कही है प्राथमिकता में 3 नंबर पर ये है, और इसके बाद भी बहुत ही समस्याएं हैं। बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन समस्याएं हैं, ट्रेनें नहीं रुकती है, और इसके अलावा जो है
रोजगार समस्याएं हैं, तो बाद में गौण समस्याएं हैं, सब पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। लेकिन 3 समस्याएं मूलभूत हैं। इसके बाद बस स्टेशन का भी जो है मेरा योजना है कि इस पर काम किया जाएगा। ये मेरा कहना है कि इधर से इधर 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 आप जो है बता रहे हैं बस स्टॉप के लिए, तो आपने कभी इस पर गौर किया है कि एक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बस स्टॉप कहाँ पे है? इधर इधर या हमारे जो विधायक जी हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में बस स्टॉप कहाँ पे है? आप बता दीजिए खाली। आप मुद्दे मैं की बात जायजे की बात करिए। करूंगा, मैं जायजे ही की बात करूंगा। अरे एक मिनट यार, एक मिनट इमरान, आप देखिए, आप हमें ये बताइए, सबसे पहला सवाल आप जवाब ये दीजिए पत्रकार साहब। हम सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमारी आवाम तो सुन रही है ना, हाँ, है ना। हाँ। हमें ये चीज बताइए कि जब यहाँ पर सांसद कांग्रेस का खुद राहुल गांधी थे, तब बस स्टॉप क्यों नहीं था? क्या बसें नहीं चलती थी? क्या बसें नहीं चलती थी? तब भी बसें चलती थी। तो कांग्रेस से कोई विकास जैस के अंदर नहीं हुआ है और ना ये उम्मीद है कि होगा। भाजपा से भाजपा से तो एक बार हम मान सकते हैं, आप आवाज देख लीजिए। नहीं, बस स्टाफ को बताइए। आवाज सबने नहीं, सब सारी चीजें गवर्नमेंट ने एक दिया है। मिनट, आवाज तो एक सब मिनट, का एक है मिनट, कि योजना एक आवास एक योजना मिनट, वाला कार्यक्रम सबने। हाँ एक मिनट, जहाँ पे बात आती है कि बस स्टॉप, तो बस स्टॉप ही एक मुद्दा नहीं है, ट्रेन भी तो है, रेलवे स्टेशन तो हमारे जैस में है ही। एक नहीं दो रेलवे स्टेशन है, कासिमपुर हाल्ट है, जैस रेलवे स्टेशन है। तो मुद्दा तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारा बस स्टॉप। कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, आप बताइए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन सच बात करते हो। मैं ये सब हमारे मोहल्ले के हैं, अपने हैं, सब परिचित हैं और ज्यादातर लोग यहाँ सफाई हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये बतावें कि क्या जो भी विकास पूरे भारत में हुआ है, किसने किया है वो विकास? इसी जायज की बात कर दे तो इसी जहां पे हम बैठे हुए हैं, इस जगह पे पानी नीचे से ढो के लाया जाता था। ऊपर पीने के लिए पानी नहीं था। यहाँ पानी किसने पहुंचाया? लाइट इस कस्बे में थी ही नहीं। ये लाइट कहां से आ गई? और उस समय किसकी सरकारें थीं? किसने दिया आप बताओ। यार रोडें जो थी उस समय लखौरी से खड़ंजे की बनी हुई थी, जो इन पे तरह तरह के विकास कभी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैंने अभी भी अपने बात में एक बात ये कही थी, कांग्रेस ने अगर हमको कुछ दिया तो हमसे लिया, तब हमको दिया। और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने यहाँ पर टंकी बनवाई तो पहले उसने क्या कहा कि मुझे जगह चाहिए, क्या उस जगह का मुआवजा मिला? मुझे नहीं मिला। मैं हूँ, मुझे नहीं मिला, मैं खड़ा हूँ। यहाँ टंकी बनी, मेरी जगह बनी, मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसा कोई कागज हमारे घर पे नहीं। कांग्रेस ने बड़ा अस्पताल बनाया, महिला अस्पताल बनाया, मेरी जमीन पे बनाया, मैं हूँ मुतवल्ली उस जमीन का, मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। तो हमने पहले कांग्रेस को दिया, तब कांग्रेस ने हमको दिया। आज की डेट में कांग्रेस ने हमको क्या दिया? गैस को कितने % आरक्षण है? यहाँ पर जो पेट्रोलियम कॉलेज खुला है, कौन सा टीचर है? एक चपरासी बताइए जिसको नौकरी मिली हो। पेट्रोलियम से तो जायज को पर्सनल कोई फायदा तो नहीं। फिर जायस ने जब लिया, जायस वालों से कांग्रेस ने लिया तो दिया। आप बताइए। आप भी इस बात को जानते हैं। बस भाई, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो स्थान है ये है, जी जी बताएं आप बात। कांग्रेस ने, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का मकान है, घर है, उसको बाद में एक मतलब पार्क की शक्ल में दिया गया। ये बात सही है कि कांग्रेस ने इस जगह को बनवाया, लेकिन ये बात भी सच है कि वही कांग्रेस इस जगह को भूल गई। इस जगह को भूल गई और सत्यता पे हम बिलीव करते हैं। हाँ, तो हम सपोर्ट हम ना किसी का विरोध कर रहे हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चाई की इस जगह को प्रधानमंत्री जनाब ये राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और यहाँ पे पार्क की जो शक्ल देख रहे हैं आप, इन्होंने पत्थर लगा हुआ है, हाँ, लिखा हुआ है। पत्थर जो भी लगवाना था। लेकिन उसके बाद जब इधर ध्यान नहीं दिया तो ये उचुआ फिर हो गया, कूड़े का ढेर। यहाँ कुछ नहीं था सिवाय कूड़े के। तो बाकी गवर्नमेंट ने जब और उनके बाद खत्म होने के हाँ, गवर्नमेंट खत्म होने के बाद हम्म, जब भाजपा आती है हम्म, या सपा आती है,
तो उसने क्यों नहीं ध्यान दिया, इसका जवाब हम किसी भी बड़े नेता ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद जो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक देख रहे हैं, उसमें हमारे मोहल्ले के सब माननीय सभासद जी सादिक मेहदी जी बहुत ही जोर शोर से इसके लिए तमाम इनको बाकायदा लड़ाई लड़नी पड़ी है। वो सब चीजें सब कहीं कहीं नहीं जा सकती हैं, और लड़ धड़ के सब जगह करवा के यहाँ की बाउंड्री वाल करवाई। सरिया जो कि पहले लगी थी सब गायब हो गई, सब टूट गई थी और सब बर्बाद हो गई थी। बाउंड्री वाल इंटरलॉकिंग वगैरह सब हुआ। साकिबुल हसन कुछ कहना चाहते हैं, इसका जवाब देना चाहते हैं, ये उनकी बातों का जवाब नहीं। आपने कहा कि उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने क्यों नहीं, उन्होंने क्या किया, सही बात है। अब की आप छोड़ दीजिए ये 5 साल, अब की तो भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का चेयरमैन है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि सपा की सरकार रही हो और हमारा विधायक रहा या हमारा चेयरमैन रहा? भाई जब हम लाएंगे कैसे वहां से काम, हमारी सरकार बनाई, यही ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भाजपा के नगर अध्यक्ष ने किया है, बता दे कि ये तो देख लीजिए आप, सड़कें ऊपर सड़कें बन रही, लूट मची हुई है। भाजपा के नगर अध्यक्ष ने किया है, चेयरमैन ने हमारे। हमने आपसे इससे पहले भी कहा था, खुले मन से, आज भी कह रहे हैं। सिर्फ ये देख लीजिए लाइट लगी है, 9 लाख रुपए की है ये। देखिए आप कितनी की होगी इसकी कीमत। सिर्फ लूटा गया, भ्रष्टाचारी चल रही है भाजपा में। और नगर पालिका अध्यक्ष महेश प्रताप सोनकर ने मंगाया सामान, 9 लाख का है ये। आप बताइए, उसकी शिकायत हम लोगों ने की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपनी कंपनी की लेटर पैड पे इसका कोटेशन देता हूँ। 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.25 लाख रुपए की ये लाइट है। मैं वेल इंटीरियर कंपनी का ऑनर हूँ, मैं इसका कोटेशन देता हूँ बनाकर। मैं लगाऊंगा 4.5 लाख रुपए में, जितनी लाइट हो सब दे दे मुझे अध्यक्ष जी, मैं लगाऊंगा इसको। और जहां पे बात आई भाजपा की कि भाजपा ने क्या किया, तो मैं आपको एक बात बता दूं पत्रकार साहब, कि ये जितना भी विकास हुआ है या जो आवास मिला है, ये हमारे टैक्स का 30% नहीं है। जो ये गुटखा की कंपनी चलती है, ये गुटखा जो आता है, जो ये गुटखा की कंपनी चल रही है सारी अलग अलग ना, ये सिर्फ इनका टैक्स है। वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, जीएसटी, रोड टैक्स। हम कार खरीद के लाते हैं 8 लाख रुपए की, हमको मिलती है 20 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि उस पर लिखा होता है आरसी पे, रोड टैक्स फुल टाइम पेड। फिर ये जो टोल देते हैं क्या है? तो हर जगह तो हम टैक्स दे रहे थे, ये तो हमारा 30% भी विकास नहीं है हमारे पैसे का, ये तो 30% भी विकास नहीं है। तो भाजपा ने विकास किया क्या? विकास कोई नहीं किया भाजपा ने। हाँ, यमुना हाईवे देखिए, अखिलेश यादव ने विकास किया। 1090 देखिए, अखिलेश यादव ने विकास किया। गोमती देखिए, अखिलेश यादव ने विकास किया। सारे इंटर कॉलेज 15 लाख रुपए आएंगे नहीं कहा, 15 लाख रुपए आएंगे कहा नहीं, सब बच्चों को उन्होंने लैपटॉप दिया, तमाम नौकरियां दी। सिर्फ जायज का विकास, जायज का विकास तो कोई करना ही नहीं चाहता। हम ये जानना चाहते हैं, जो मौजूदा नेता हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद हैं, वो क्यों नहीं जवाब देने के इच्छुक है। हम और ये तो आज राजनीति में कदम रखे हैं। आप लोग सपाई हैं, आप लोग सपाई हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, एक जमाने में आप लोग राजा मेनकेश्वर शरण जी के साथ थे, इसलिए कि वो सपा से विधायक थे, उस समय विकास क्यों नहीं हुआ था? सरकार नहीं। तो इस तरह नहीं ऐसे देखेंगे तब। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसकी बाउंड्री वाल सपा सरकार में प्रोत्साहन निश्चय हुई है। विद्याभूषण शरण सिंह जो है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय रहे हैं, उनकी मेहनत से और अपने प्रयास से इसकी बाउंड्री हुई। वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी सरकार में मदरसा प्रीतम शाह, वहां 4 कमरे उन्होंने दिए हैं, ये आप लोगों के संज्ञान में नहीं है। तो जब समाजवादी में थे तो उन्होंने ये 2 काम तो हमें याद है कि उन्होंने किए हैं। बाकी विकास की गंगा तो उन्होंने अब की बहा दिया है, बिना मतलब हमारे जायज में विधायक निश्चित 10 रुपए नहीं दिया। और जिस गली में जाएंगे उस गली में आप उनका पत्थर पाएंगे, और हर पत्थर का जो है 10,000 रुपए पेमेंट होता है, हर पत्थर का 10,000 पेमेंट होता है।
हाँ, नाम तो ले गए, नाम ले गए, धरातल पर उनका कुछ काम नहीं हुआ। और नाम किसने दिया? हमारे अध्यक्ष महोदय ने, फ्री में हमारे नगर पालिका को 10 रुपए विधायक निश्चय नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक चीज एक बैठे हैं कुर्सी तो देख लिए एक बार मलिक मोहम्मद जायसी स्मारक का हाल भी दिखा दिए जो लगा हुआ है। ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी स्मारक का हाल, जन्मस्थलीय। आप बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।